Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about case studies question related to this chapter, and the name of the chapter is metals and non-metals. This is the third part, okay, of the video from this chapter. फर्स्ट पार्ट में हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए, मल्टीपल चॉइस. सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? केस स्टडीज, क्योंकि यही तीन पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है. दूसरी बात, कल जिस तरह से वीडियो भेजा गया, ठीक है, उसमें सभी बच्चे अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं. ऑनलाइन टेस्ट ऐप पे हम लोगों ने भेजा था, उसको सभी बच्चों ने क्या नहीं किया है? अटेम्प्ट नहीं किया है. तो आप लोग से, ठीक है, कहना चाहेंगे कि सभी लोग उस चीज को अपेयर करें, ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा होगा, जिससे और आप लोग एग्जाम में आसानी से क्या कर सकते हैं? अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो इसको क्या ना करें? केयरलेस ना करें. ठीक है. बी सीरियस अबाउट दैट. सभी क्वेश्चंस को आप क्या करें? सॉल्व करें. जो समय दिया गया है उतना समय का पूरा सदुपयोग करें. ठीक है. सोचिए, ये जरूरी नहीं है कि 10 मिनट में भेज के हमको रिकॉर्ड बनाना है. ठीक है. वो एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस हो रहा है आपको. तो पूरे समय को यूज कीजिए. ठीक है. और सही आंसर पे ही वर्क कीजिए. ठीक है. सही आंसर निकालने के लिए मतलब हमेशा सही आंसर को ही ट्राई कीजिए. दूसरी बात कि कल एक साइंस का ही खाली गया होगा. आज से आपका 6 बजे से सभी सब्जेक्ट के जाएंगे. ठीक है. तो आप लोग 6 से 9 बजे तक एकदम घर पे बैठे रहिएगा, यही सब वर्क करने के लिए. सब्जेक्ट वाइज आपका जाएगा और सब सब्जेक्ट को आपको रोज अपियर करना है. ठीक है. क्लियर? समझ गए? तो कल से आप सभी का अपियर होना टेस्ट में जरूरी है, नहीं तो इससे आप ही को नुकसान होगा. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज अ पैराग्राफ, ओके, विच इज गिवन हियर. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5. 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है इस इस पैराग्राफ से. ठीक है. इस पैराग्राफ को रीड कीजिए और वो 5 क्वेश्चंस में से कोई 4 क्वेश्चंस को क्या कीजिए? अपियर कीजिए. ठीक है. तो यहां पे आपका क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से क्या किया गया है? मेटल्स को अरेंज किया गया है इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटीज कहते हैं. क्या कहते हैं? रिएक्टिविटीज. इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज और सिंपली रिएक्टिविटी सीरीज. उस मेटल के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं. ठीक है. द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इज क्या है? तो टेंडेंसी है ऑफ अ मेटल. जो रिएक्टिविटी है एक्चुअल में देखा जाए तो वो क्या है? मेटल का टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन. कितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लूज कर सकता है. जितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वही क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है. ठीक है. तो लूज इलेक्ट्रॉन्स. इफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, वो क्या फॉर्म करता है? पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है. वी नो दैट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं. ठीक है. एंड इट विल रिएक्ट रेडिली विथ अदर सब्सटेंस. वो दूसरे सब्सटेंस से क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है. ठीक है. देयरफॉर इट विल बी रिएक्टिव मेटल, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टिव मेटल्स कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकता है?
रिड्यूस लूज कर सकता है। उसी तरह ऑन द अदर हैंड जो क्या करते हैं मेटल लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं वो लेस होते हैं किससे, लेस रेडिली टू फॉर्म, ठीक है, पॉजिटिव आयंस। वो पॉजिटिव आयंस नहीं बना पाते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव आयंस से वो लेस होते हैं, इसीलिए वो अदर सब्सटेंस से क्या करते हैं, स्लोली रिएक्ट होते हैं, ठीक है, स्लोली रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिया है। अब देखिए यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा मेटल जो है लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अभी पढ़े हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है, लूज कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव। तो अभी यहां बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कौन मोर रिएक्टिव है उसका एक सीरीज बना हुआ है, तो सीरीज को भी याद करने का एक तरीका हम बताए थे, ठीक है। वो सिंपल सा तरीका क्या है आपका, तो काशी नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है कौन है आगे आओ। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। अब इसको याद कर लिए तो आप आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मेटल इज लेस देन रिएक्टिव लेस देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव। तो जितने हाइड्रोजन से नीचे क्या है मेटल है वही लेस रिएक्टिव होंगे। तब यहां पे अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो हमारे हाइड्रोजन से लेस नीचे कौन कौन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है एंड गोल्ड है। तब ये 1 2 3 4 में से कौन सा इसमें है आपका, तो कॉपर मरकरी और सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड में से हमारे यहां पे कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, मेटल दिखाई दे रहा है, तो कॉपर। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर आपके रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए हाइड्रोजन से नीचे है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव कौन है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज अभी हमने जो लिखा देखिए, हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हाइड्रोजन से ऊपर लगभग आपका सभी है, लेड है, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है हाइड्रोजन से ऊपर है। तो अब जो ऑप्शन दिया है उसमें देखना है कि इनमें से कौन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखा जाए तो इनमें आपका क्या क्या दिया है, मरकरी, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड आयरन। तब इसको देखा जाए तो मरकरी जो है, चाहे प्लेटिनियम जो है, चाहे गोल्ड है, ये हाइड्रोजन से क्या होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आपका सिल्वर, ठीक है, सॉरी मरकरी, मरकरी, मरकरी के बाद आपका क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद प्लेटिनियम, ठीक है। तो ये सब आपके हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। एक ही इसमें एलिमेंट जो है जो कि आपका क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है मेटल, तो इसीलिए ये आपका आयरन जो है आंसर होगा, ठीक है। Which of the following metal react vigorously with oxygen? इनमें से कौन सा मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ विग्रोसली रिएक्ट होता है। तो जब हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़े थे उसमें यह पढ़े थे, ठीक है, कि जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज जो बना हुआ है वो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल टॉप पे रहता है, ठीक है, वही मोर रिएक्टिव होता है,
तो ऑक्सीजन के साथ सभी मेटल्स का क्या किया गया, रिएक्ट किया गया। अब उस हिसाब से एक रिएक्टिविटी सीरीज पाया गया, जिसमें यह पाया गया कि जो सोडियम है चाहे पोटासियम है, ये सब ऐसे एलिमेंट है जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन से विग्रसली रिएक्ट करते हैं। तब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन दिया है, सोडियम दिया है या पोटासियम दिया है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें आपका शुरू में आता है सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद से आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये आता है। तो अब यहां पे आपका ऑप्शन क्या दिया है, सोडियम दिया है। अगर सोडियम और पोटासियम दोनों होता तो आप क्या लिखते, पोटासियम करते हैं, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। ठीक है, सोडियम से भी। तो यहां पे आपका सिर्फ सोडियम दिया है, बाकी अलग अलग एलिमेंट है, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सोडियम आपके टॉप में रहते हैं, इसीलिए ये आपका आंसर होगा सोडियम। क्लियर? तो उस पैराग्राफ से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे आपका क्या दिया है, एलिमेंट्स, मेटल्स का नाम दिया है, और उसका क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द गिवन मेटल। जो करेक्ट ऑर्डर इसमें से कौन सा है रिएक्टिविटी का, तो रिएक्टिविटी के करेक्ट ऑर्डर यानी रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को मालूम है। ठीक है, कि पोटासियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद से काशीनाथ का माली, आलू, जारा, ठीक है, फीका, पकाता है। तब इसमें अगर देखा जाए तो पहले क्या है, सोडियम आएगा, मोर रिएक्टिव। तब यहां पे जो भी सीरीज दिया है, यानी क्या दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सही है, तो सोडियम के बाद आपका देखा जाए तो क्या आता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम इसमें नहीं दिया है। कैल्शियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम किसमें है, तो इसमें है और इसमें है। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम आपका लेस क्या है, रिएक्टिव है देन सोडियम, तो इसलिए ये होगा नहीं। ठीक है, इसमें भी ये होगा नहीं, क्योंकि सोडियम यहां बीच में दे दिया है, तो सोडियम मोर रिएक्टिव है, तो ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, काट दिए। अब ये 2 में से कोई एक होगा, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, यस, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। अब मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। इसमें क्या दे दिया है, कॉपर, तो कॉपर आता नहीं है रिएक्टिविटी में, इसीलिए ये भी नहीं होगा। आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। लगभग इसको याद कर लीजिएगा तो लगभग आंसर आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन तो हो गया, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी देख ले। अटेम्प्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन में आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया है कि जो आप पहले अटेम्प्ट कीजिएगा वही कॉपी क्वेश्चन इवैल्यूएट होगा। तो अटेम्प्ट करने से पहले एकदम सही ढंग से ऐसी कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो क्वेश्चन आप श्योर शॉट हैं कि हाँ यही आंसर होगा, उसी को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। जो आप श्योर शॉट नहीं होंगे उसको नंबरिंग भी मत दीजिएगा, वैसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जब समय बचेगा आपका तब उस पर वर्क कीजिएगा। नहीं तो ये होगा कि आप उसको पहले कर दिए या बाद में आपको पता चला कि ना ये तो आंसर होगा नहीं, आप फिर जो जानते हैं उसका आंसर अगर दे दिए हैं तो वो आपका क्या नहीं होगा, चेक नहीं होगा। तो इस चीज पे ध्यान देना है। तो 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो लगे श्योर शॉट है कि ना यही आंसर होगा, तभी उसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पे क्या बोला है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस क्या नहीं होता है, इवॉल्व नहीं होता है। कब? जब मेटल्स को हम क्या करते हैं, when metals react with नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से जब मेटल को हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, बिकॉज नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एकदम सही है। ठीक है, सो इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है टू वाटर। वाटर में इसको क्या कर देता है,
ऑक्सीडाइज कर देता है एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस, खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें से कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में ये क्या हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि डैश एंड डैश रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इनमें से कौन जो है, ठीक है, जिससे वो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। लगभग सभी जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं मेटल जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे वो कौन है, तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये दो ऐसे हैं, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के डाइल्यूट फॉर्म से रिएक्ट होके क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे आपका होगा मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है, Mn। तो C इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर नाउ, तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इसका। नेक्स्ट दूसरा स्टडी केस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको एकदम आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी है किसी भी एलिमेंट का, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेल, ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी पे ही आपका ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से रिएक्टिविटी भी होता है। अगर 1 से लेके 3 तक उसका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं, और उससे ज्यादा है तो वो आपके क्या आ जाते हैं, नॉन मेटल में आ जाते हैं। जो जितना कम आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, जिसके कारण वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाता है, तो मोर रिएक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो वो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सो ऑल एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल शो केमिकल रिएक्टिविटी, यानी जितने एलिमेंट्स जो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, उस सब क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, ठीक है। सो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या करते हैं, टेंड्स टू अचीव कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल। इनका काम क्या होता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन में ये क्या चाहते हैं कि अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। उसी तरह दे हैव टेंडेंसी टू लूज, उनके पास टेंडेंसी होता है, क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है टू लूज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी बैलेंस सेल, उनके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने की टेंडेंसी होती है ऑफ देयर एटम टू फॉर्म अ कैटायन, ठीक है, एंड अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। तो नियरेस्ट नोबल गैस किसको कहते हैं हम लोग, जितने भी इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, ये सब आपके क्या है, नोबल गैस हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए ये किसी के साथ क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो भी मेटल्स होता है वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वही नियरेस्ट नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम के आउटर मोस्ट सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2, 8,
एक, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? एक। अब ये इलेक्ट्रॉन एक क्या कर देगा? लूज कर देगा, तो अब इसका Na+ हो जाएगा, ठीक है, Na+। तो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? 10, ठीक है। तब ये 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? तो उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? तो नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उसका कितना होता है? 2। तो 2 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका और इसका क्या हो गया? सेम हो गया, 2 और 8 लूज करने के बाद। तो ये क्या करता है? जितने भी कैटायन होते हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। तो वही चीज इसमें बोला गया है। नाउ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर आर नॉन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यानी जो कंपाउंड फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण जो कंपाउंड फॉर्म होता है, उस तरह के कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड या फिर को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, सोडियम और जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन है सपोज दैट, ठीक है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो ये होगा, क्लोरीन का क्या होगा? 2 8 7, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सोडियम अपना लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है और क्या फॉर्म करता है? Na+। अब यही एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है वो क्या करता है? क्लोरीन ले लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और जिसके कारण इसके पास सब क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यहां पे एक जुड़ गया तो, ठीक है। तो अब यहां पे वो लेके ये क्या बन लेता है? एनायन फॉर्म कर लेता है। तो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, ये ड्यू टू अपोजिट चार्ज एक दूसरे से क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन के अट्रैक्शन से वो कंपाउंड बना है। आयन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्लियर? तो अब इसी पे बेस आपका क्वेश्चंस है। तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 गो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, 8, 7 एंड z इक्वल टू क्या दिया है? 2, 8, 2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी हिसाब से वो क्या करेंगे? कंबाइन होंगे। तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग दिस एलिमेंट? तब यहां पे कह रहा है कि x इज अ मेटल, क्या ये सही है? y इज अ मेटल, क्या वो सही है? z इज अ नॉन मेटल, क्या वो सही है? या y इज अ नॉन मेटल एंड z इज अ मेटल। तो अब उसके हिसाब से हम लोगों ने जो पढ़ा पैराग्राफ में, उसमें यह बोला है ठीक है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं आसानी से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। तो अब हम देखें तो इसमें X, तो X के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, K शेल है, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो फुलफिल है, तो ये क्या हो गया? नोबल गैस हो गया। तो इसलिए ये आपका क्या नहीं हुआ? मेटल नहीं हुआ। अब दूसरा इसमें देखिए y इक्वल टू 2, 8, 7। तो अब इसमें आपका 7 आउटर मोस्ट शेल में है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा है। ये क्या करेगा? गेन करेगा, तो लूज नहीं करेगा, तो ये मेटल नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या करेगा? गेन करेगा, दैट मीन्स ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल, ठीक है। क्या होगा? नॉन मेटल। अब जेड का देखिए तो 2, 8, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसको फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए? 6। तो 6 तो ले नहीं पाएगा, तो 2 आसानी से दे सकता है, इसीलिए ये क्या करेगा? लूज करेगा, सो ये मेटल होगा, ठीक है।
तब इस हिसाब से हमारा देखा जाए तो जेड मेटल होगा, वाई नॉन मेटल होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। डी आपका सही होगा। ठीक है, डी इज वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एलिमेंट एक्स रिएक्ट विथ एलिमेंट वाई। एलिमेंट एक्स जो है वो एलिमेंट वाई के साथ क्या हो रहा है? रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? एक कंपाउंड जेड फॉर्म कर रहा है। यानी एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट से, एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? जेड कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जेड, जेड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या कर रहा है? एक्स लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्स लूज कर रहा है ईच, वेयर एज एटम वाई जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय कंपाउंड जेड। ये जो कंपाउंड जेड फॉर्म होगा उसके बाद से, तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? तो जब इलेक्ट्रॉन एक्स जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। अब वही वाई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या फॉर्म करेगा? एनायन फॉर्म करेगा। तो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म होंगे? एक्स वाई, यानी आयनिक कंपाउंड, जो कि क्या है आपका? जेड। जेड एक क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का नहीं है? ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आयनिक प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली फोर्स से क्या होते हैं? अटैच रहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, अब यही चीज आपका क्या है? हाई हो गया तो लो होगा नहीं, तो दिस इज योर क्या है? गलत है, उसका प्रॉपर्टी मैच नहीं करता, इसीलिए ये आपका सही आंसर है। ठीक है, इसीलिए ये आपका सही आंसर है। ऑकरेंस इन सॉलिड, सॉलिड में पाया जाता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड से दे ऑल आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। दूसरा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड जितने हैं सॉल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो आपका ये जो है इनकरेक्ट है, इसीलिए यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस है और एक केस स्टडी है। ठीक है, सो इसको हम एथी पे भेज देंगे। ठीक है, ऐप पे आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो कल फिर हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।